हेलो मेरे प्रिय स्टूडेंट, मेरे जंग के जो है साहसी वीर सिपाहियों, आज से आपका एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो रहा है। मेरी दुआ है कि आप सबका एग्ज़ाम बेहतर जाए और आप जितने भी प्रश्नों को यहाँ पे पढ़े हैं वो सारे प्रश्न आपको पूछा जाए और आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकें। तो स्टूडेंट, आज मेरा जो है 2019 के जो है फर्स्ट शिफ्ट का जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सॉल्व लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इन प्रश्नों को बेहतर ढंग से देखेंगे और लिखने का प्रयास करेंगे ताकि आप एग्ज़ाम में लिख सकें। तो चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ। तो स्टूडेंट, आज का पहला क्वेश्चन है, वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया के लिए एक एक समीकरण लिखिए। यहाँ तो सिर्फ समीकरण कहा है, तो इसका मैं परिभाषा भी दे देता हूँ। वियोजन का मतलब होता है अलग होना और संयोजन का मतलब होता है एक होना। तो अलग जब भी होगा तो एक कोई भी जो है टूट करके दो भाग या दो से अधिक भाग में होगा। संयोजन अगर तो दो या दो से अधिक जुड़ करके एक होगा। तो चलिए यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया के बारे में पहले बताते हैं। जिस अभिक्रिया में एकल पदार्थ टूट कर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो इसका समीकरण जैसे जो है हम एक दिए हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। चलिए, जबकि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके यानी जुड़ करके एक उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के संयोजन से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आज का है, धोवन सोडा यानी जो कपड़ा धोने के लिए जो सोडा इस्तेमाल किया जाता है, धोवन सोडा और बेकिंग सोडा जो खाना पकाने में, जैसे मोमो जो है पुआ जिसको बोलते हैं उसको बनाने के लिए, या फिर जो है आप जो छोले भटूरे खाते हैं वो बनाने के लिए उसमें जो डाला जाता है ताकि ईस्ट की उत्पत्ति हो और जो है वो खमीर जो है वो बेहतर ढंग से, और रोटी में भी डाला जाता है, पाव रोटी में डाला जाता है, केक में डाला जाता है ताकि वो अच्छी तरह से फूले, स्पंजी टाइप का हो। इसीलिए उसमें जो है बेकिंग सोडा डाला जाता है। उसमें तो धोवन सोडा और बेकिंग सोडा में क्या अंतर है, तो अंतर जानते हैं। तो धोवन सोडा क्या होता है, धोवन सोडा जो है वो सोडियम कार्बोनेट होता है, और जबकि बेकिंग सोडा जो सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। धोवन सोडा का उपयोग कपड़ा धोने, प्रयोगशाला में अभिकारक के रूप में कांच, कागज, साबुन आदि के उत्पादन में होता है ना। जबकि बेकिंग सोडा का उपयोग पावा रोटी, केक आदि बनाने के लिए, उसके बाद जो खमीर में भी, जैसे अभी बताया छोला भटूरा में भी उसके जो है उसका उपयोग करते हैं। उसके बाद पेट की अम्लता को दूर करने के लिए एंटासिड के रूप में भी जो है इनो साल्ट में भी इसका डाला जाता है। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल में होता है। अशुद्ध जल यानी शुद्ध जल जिसमें कोई भी पदार्थ नहीं मिला हो। तो वर्षा का जल में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैस उपस्थित होती है, और कुछ जो है ना, जो वायुमंडलीय धूलकण भी उसमें मिला होता है जो कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि भी बनाती है। इसके आयनों में विक्षेपण होता है, इसलिए वर्षा जल में विद्युत का चालन होता है। जबकि अशुद्ध जल में घुलनशील, लवणीय या गैसीय कोई भी पदार्थ उपस्थित नहीं होता है, इसलिए इसका आयनीकरण भी नहीं होता, जिसके कारण इसमें विद्युत धारा का चालन नहीं हो पाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मिश्र धातु क्या है। मिश्र मतलब मिश्रण है ना। मिश्र धातु क्या है, मिश्र धातु के दो उदाहरण दें। तो मिश्र धातु हुआ, अभी आपको बताया मिश्रण, मिश्रण जब भी होगा दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी जो होता है वो मिश्रण होता है। तो दो या दो से अधिक धातुओं के ठोस घोल या धातु और अधातु के ठोस घोल को मिलाने पर जो बनता है उसको मिश्र धातु कहा जाता है। जैसे पीतल, कांसा, टंगस्टन, नाइक्रोम, सोल्डर आदि जो ये मिश्र धातु है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, लोहे के जंग से बचाने के दो उपाय बताएं। अब देखिए, लोहे को जैसे आप खिड़की के बाहर या फिर कहीं गेट पर जो लोहा को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है, उसमें पॉलिश किया जाता है, रंगाई कर दिया जाता है, या फिर अगर ऐसे जो पॉलिश ऐसे अगर छड़ वड़ आदि रखा जाता है ताकि उसको जंग लगने से बचाए, उसमें तेल या ग्रीस लगा दिया जाता है ताकि उसमें जंग ना लगे,
है ना, या फिर उसका जस्तीकरण कर दिया जाता है, उसमें एक लेप, जस्ता का लेप चढ़ा दिया जाता है। जैसे साइकिल इस सब का जो हैंडल होता है उसमें जस्ता का लेप चढ़ा जाता है। क्रोमियम का, उसमें सॉरी साइकिल गाड़ी के रिम ये सब में क्रोमियम का लेप चढ़ा दिया जाता है लोहा के ऊपर में, ताकि उसमें जंग ना लगे और वो मजबूत हो, वो घिसे भी नहीं। तो इस तरह से कई भी तरह से जो लोहा को जंग लगने से बचाने के लिए उपाय किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम पहला दिए हैं रंगाई करके। तो लोहे के सतहों को रंगाई कर देने से लोहा वायु या किसी विलयन के जो प्रभाव से बच जाता है, जिससे उसमें जंग नहीं लगती। लेप चढ़ाकर लोहा के बाहरी सतह पर ग्रीस या तेल, है ना, का जो पतली परत चढ़ा देने से, उसमें यानी लगा देने से लोहा, है ना, वायु या जलवायु के संपर्क से वंचित हो जाता है, जिससे उसमें जंग नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन है बेंजीन और साइक्लोहेक्सिन, साइक्लोहेक्सेन होना चाहिए, हेक्सेन की रचना, हाँ, संरचना कीजिए। ये देखिए हम जो कर दिए है बेंजीन, है ना, C6H6 है, जबकि साइक्लोहेक्सिन में C6H12 होता है। तो इन दोनों का जो है किए है ना, C6 है, H6 है तो सभी 6 से हम एक H लिए हैं, जबकि C6H12 है तो सभी जो है C से 2 लिए हैं। चलिए अगला है कि तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के क्या संबंध, यानी स्थिति को जो लगाया जाता सजाया गया उससे क्या संबंध आवर्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का उससे। तो उसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर जो उसको वर्ग में बांटा गया, पहले वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग में बांटा गया, तो जिसमें बाह्यतम कक्षा में जितना जो होता है उसी हिसाब से उसको सजाया गया। तो किसी वर्ग के विशेष के सभी तत्वों के बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं, विशेष वर्ग के, इसीलिए आपको क्या बताए वर्ग में से एक, अगर एक वर्ग का है उसके एक वर्ग में जितने भी तत्व है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो वो वही होगा, एक ही होगा। 2 वर्ग में है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करेगा तो बाहरी जो है इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 2 ही होगा। इस तरह से उसको सजाया गया है। चलिए, अर्थात सभी तत्वों के परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। किसी वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता भी समान होती है। जो अगर कोई एक वर्ग का जो जितना भी तत्व है उसका संयोजकता जो वो समान होता है। आवर्त सारणी, क्योंकि बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या सब में समान होती है एक वर्ग का, इस वजह से संयोजकता भी उसकी समान होगी। आवर्त सारणी की किसी वर्ग के ऊपर से नीचे की ओर जो है जाने पर परमाणु का आकार जो है वो बढ़ते जाता है, इसीलिए तो उसका जो परमाणु क्रमांक बढ़ते जाता है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर धातुओं की क्रियाशीलता भी बढ़ती जाती है। कम क्रियाशील वाले धातु को ऊपर रखा जाता है और अधिक क्रियाशील वाले धातु को नीचे रखा जाता है, और अधातुओं की क्रियाशीलता घटती जाती है। जो अधिक जो है अधिक जो क्रियाशील अधातु होता है उसको ऊपर रखा जाता है, और जो कम क्रियाशील जो है धातु होता है उसको नीचे रखा जाता है। चलिए अगला है, इसमें निम्नलिखित में अभिक्रिया में, और निम्नलिखित अभिक्रियाएं क्या हैं। यह अभिक्रिया कहते हैं संकलन। संकलन का मतलब होता है एकजुट करना, यानी इकट्ठा करना। वैसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं संकलन अभिक्रिया, यानी 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़ जाता है, संकलित होता है, एक जगह हो जाता है, उसको जो संकलन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, ऐसी प्रतिक्रिया संकलन अभिक्रिया कहते हैं। प्रतिस्थापन, यानी एक को हटा करके दूसरा उसका जगह ले लेना, उसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया अगर जिंक के जो है सल्फेट को अगर जो है कॉपर के साथ करेंगे तो कॉपर सल्फेट बना देगा और जिंक को अलग कर देगा वो। ठीक है, यहाँ पर समीकरण हम नहीं लिख पाए, तो उस तरह से अब एस्टीकरण क्या होता है। एस्टीकरण अभिक्रिया कहता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल को एथिल अल्कोहल के साथ, किसको, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को एसिटिक अम्ल, है ना, अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल को एथिल अल्कोहल के साथ गर्म करने पर एथिल एसीटेट बनाता है, जो एक एस्टर श्रेणी का यौगिक है, और एस्टर बनने की इस क्रिया को एस्टीकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है अयस्क से धातु के निष्कर्षण में प्रयोग के चरणों को लिखें। अयस्क से जो धातु का निष्कर्षण करके उससे धातु जो शुद्ध धातु निकाला जाता है उसके लिए कौन कौन से चरण किए जाते हैं। तो इसके जो चरण है तो इनको जो अयस्क से धातु के निष्कर्षण उसके शोधन की जो प्रक्रिया होती है उसको धातु कर्म कहा जाता है। और धातु कर्म प्रयुक्त विभिन्न चरण जो है वो इस तरह से है कि पहला जो अयस्क के सांद्रण की विधि, अयस्क के सांद्रण की कई विधियां होती है,
यहाँ पे पहला अयस्क के सांद्रण की विधि, यानी इसमें अयस्क के सांद्रण में अपद्रव्यों को है जो भी उपद्रव्य जो मिला होता है तथा अयस्क के भौतिक और रासायनिक गुणों के अंतर का उपयोग किया जाता है ना, और उस तरह से उसका जो है अशुद्धि को निकाला जाता है। दूसरा है सांद्रित अयस्क का धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन करना। तो अयस्क को क्या करता है, धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित कर उसमें अवकृत करके धातु प्राप्त कर दिया जाता है, जिससे जो है वो जो है जितनी अशुद्धियाँ उसको निकाला जा सके। उसके लिए निस्तारण किया जाता है। निस्तारण वो भी क्रिया होता है जिसको ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करके उस धातु का जो धातु उसमें प्राप्त करना है उस धातु के गलनांक से कम ताप पर गर्म करके है ना अशुद्धियों को जो निकाल दिया जाता है और वो धातु बच जाता है। उसी तरह जारण होता है, जारण में सिर्फ ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जो है अशुद्धियों को जो है गलाया जाता है ताकि शुद्ध धातु प्राप्त किया जा सके। उसके बाद धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना। अब धातु के ऑक्साइड को क्या करता है फिर कि तो प्राप्त करने की विधि धातु की क्रियाशीलता पर निर्भर करता है, जो ऊष्मा और रासायनिक और धात्विक या विद्युत अपघटन द्वारा अपकृत करके है ना, या तो ऊष्मा यानी गर्म करके या फिर रासायनिक अभिक्रिया करके है ना, या फिर धात्विक अभिक्रिया विद्युत अपघटन के द्वारा अपकृत करके धातु प्राप्त किया जाता है। उसके चौथा है अशुद्ध धातुओं का शोधन। जो अशुद्ध धातु होता है अयस्क में, अब उनको जो क्या करता है उनको निकाला जाता है। अयस्क से प्राप्त अधिक जो है शुद्ध अयस्क जो होता है जो प्राप्त होता है वो अधिक शुद्ध नहीं होता है, उसमें अपद्रव्यों के रूप में बहुत से पदार्थ मिश्रित होते हैं। अशुद्ध धातुओं से उन अपद्रव्यों को दूर करना धातु का शोधन कहलाता है, जो दर्वन विधि या विद्युत अपघटन विधि के द्वारा, दर्वन यानी उसको घोल करके उससे अलग किया जाता है और विद्युत अपघटन विधि के द्वारा भी अलग किया जाता है। चलिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन खत्म होता है। अब जो बायोलॉजी में चलते हैं, कहता है स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में क्या अंतर। स्वपोषी पोषण यानी पेड़ पौधा जो अपना भोजन जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वो स्वयं तैयार करते, खुद से तैयार करता है। और विषम पोषी पोषण क्या होता है, जो पेड़ पौधे को खाता है या पेड़ पौधे खाने वाले जानवर को खाता है वो विषम पोषी कहलाता है, वो अपना भोजन खुद से तैयार नहीं करता है। तो यहाँ पर जो हम स्वपोषी में जानेंगे कि यह हरे पौधे में जो है होता है, और जबकि विषम पोषी जो हरा पेड़ पौधा को छोड़कर बाकी जितने भी जीव होते हैं वो सब जो है विषम पोषी पोषण होता है उसमें। दूसरा होता है कि जब पेड़ स्वपोषण में जब पौधा जो अपना भोजन खुद से तैयार करता है, जबकि विषम पोषण में यह अपना भोजन जो है पोषण जब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधा से ग्रहण करता है। प्रत्यक्ष मतलब वह डायरेक्ट या तो पेड़ पौधा का खाता है या फिर पेड़ पौधा को खाने वाले जानवर को खाता है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भोजन को पाचन करने की आवश्यकता नहीं होती, यानी पेड़ पौधा जो ग्लूकोज का निर्माण करता है उसको पाचन की जो और आवश्यकता नहीं होती है, वो डायरेक्ट ऑक्सीजन के संपर्क में आकर के ऊर्जा का निर्माण करता है। जबकि जो विषम पोषी पोषण में जो भी पोषण जो भोजन करता है उनको जो वो पचाने विभिन्न एंजाइम के द्वारा जो वो भोजन को पचाता है तब ग्लूकोज का निर्माण होता है, और तब उन ग्लूकोज को फिर जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में विद्युत अपघटन में किया जाता है। ठीक है, सॉरी मतलब कि ऑक्सीजन की जो उपस्थिति में उसको तोड़ करके ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, हार्मोन क्या है और 2 पादप हार्मोन का नाम लिखिए। तो स्टूडेंट आपको बता दें हार्मोन जो होता है एक जो है विशिष्ट जो कार्बनिक यौगिक होता है, और ये हार्मोन जो अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है जो हमारे शरीर में जो है ये परमानेंट अगर बोला जाए तो ये परमानेंट जो नियंत्रण समन्वय करता है, यानी हार्मोन जो भी क्रिया करता है वो हमारे शरीर में परमानेंट रूप से करता है, जबकि मस्तिष्क जो है वो परमानेंट नहीं करता, वो टेम्पोररी करता है, वो रेंडमली कुछ करता है। जैसे कोई कहीं पर अगर कुछ होता है तो जो हमारा मस्तिष्क उसको रेंडमली उसको कंट्रोल करता है, लेकिन हार्मोन जब वो परमानेंट करता है, जैसे शरीर की वृद्धि हुआ है ना, शरीर में अंडा का निर्माण हुआ, शरीर में जो है आपका जो है थायरोक्सिन हार्मोन का जो है निकालना हुआ, ये सब परमानेंट होता है। इसीलिए ये जो है क्या करता है अस्थायी जो नियंत्रण समन्वय करता है हार्मोन। तो 2 पादप हार्मोन का नाम, तो पादप हार्मोन जो है 2 जैसे 5 हम लोग मुख्यतः पढ़ते हैं है ना, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, उसके बाद एब्सिसिक एसिड, ये सब जो है पादप हार्मोन है। और पादप हार्मोन को फाइटो हार्मोन कहा जाता है। चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं, हार्मोन एक विशिष्ट कार्बनिक यौगिक होता है हार्मोन एक विशिष्ट कार्बनिक यौगिक होता है जो बहुत कम मात्रा में अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा निकलती है
और विभिन्न प्रकार के शारीरिक क्रिया है ना कार्यों को नियंत्रित एवं समन्वय में जिम्मेदार होती है। यह एक प्रेरक का कार्य करती है, प्रेरित करता है किसी भी कार्य को करने के लिए। चलिए, पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन को पादप फाइटो हार्मोन कहा जाता है। और पौधों में मुख्यतः ऑक्सीन हार्मोन, जिबरेलिन हार्मोन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, एथिलीन हार्मोन आदि जो है पाया जाता है। ऑक्सीन और जिबरेलिन पौधे के वृद्धि में जो है वृद्धि का काम करता है, लंबाई और मोटाई में, जबकि साइटोकाइनिन पेड़ पौधे को जो है हरा भरा रखता है ना, इसीलिए इसको जो है सदाबहार जो है वन में जो है ये अधिक पाया जाता है। उसके बाद एब्सिसिक एसिड जो क्या करता है, इन तीनों के विपरीत कार्य करता है, पत्ता को जो है पकाने में, उसके वृद्धि को रोकने में काम करता है। और एथिलीन जो है फल आदि को पकाने में जो है इसका उपयोग होता है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 3, गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं। दोस्तों, गर्भ निरोधक अपनाने का जो है कई कारण हो सकता है स्वास्थ्य की दृष्टि से। जैसे मान अगर किसी का जो है किसी महिला का स्वास्थ्य बार बार गड़बड़ हो रहता हो तो वो जो है ना गर्भ धारण करने से बचने के लिए वो जो है गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनाता है। दूसरा, जनसंख्या नियंत्रण, क्योंकि हमारे पूरा विश्व में और खास करके हमारे भारत में बहुत तेज़ी से जनसंख्या जो वृद्धि होती जा रही है, और इस जनसंख्या वृद्धि होने की वजह से बेरोजगारी, उसके बाद प्रदूषण आदि जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, जिससे मानव और अन्य जीवों में खतरा बढ़ते जा रहा है। जब चूँकि मिट्टी को बढ़ाया नहीं जा सकता, मिट्टी तो उतना ही है, उपज उतनी ही होगी। अगर जनसंख्या बहुत अत्यधिक तेज़ी से वृद्धि होगी तो हमारे खाद्य उत्पादन के में जो है कमी आ जाएगी, जिससे जो है ना बहुत मतलब अधिक परेशानी हो सकती है। संसाधन में भी कमी हो जाएगी। आजकल जो जैसे माना जाए तो अगर अगर आप 20 साल पहले जाए तो मुश्किल से एक घर में एक जो है बाइक हुआ करता था, और अभी अगर एक घर में अगर 5 सदस्य तो उन पाँचों के पास अलग अलग बाइक होती है। इसके तरह से क्या होता है कि प्रदूषण होता है, और जितनी अधिक जनसंख्या वृद्धि होगी उतनी अधिक प्रदूषण होगा, और जिसके वजह से बेरोजगारी भी बढ़ती जाएगी, है ना। इसलिए दोस्तों इसके वजह से भी गर्भ निरोधक जो है युक्तियाँ अपनाई जाती है। चौथा है पारिवारिक आर्थिक स्थिति। अगर किसी के परिवार में एक आदमी कमाने वाला है तो वो भी जो क्या करता है, एक आदमी कमाने वाला या फिर उनका जो स्थिति जो वैसी नहीं है जो वो अत्यधिक जो है इनकम जो है कर सकता हो, तो वो भी जो है परिवार निरोधक युक्तियाँ अपनाते हैं। चलिए अगला है स्वपरागन और परपरागन में क्या अंतर है। स्वपरागन क्या होता है दोस्तों, जैसे एक ही पौधा का जो एक फूल का जो है ना, एक पौधा का एक फूल है और उस फूल के वर्तिकाग्र और जो ये परागकण निकल करके उसी फूल के वर्तिकाग्र, या उसी पौधा का अगर दूसरा फूल है उस फूल के वर्तिकाग्र में पहुंचने पर की क्रिया जो स्वपरागन कहलाता है। जबकि परपरागन क्या होता है, एक अन्य अगर फूल का पौधा है, अब ये परागकण अगर उड़ करके या किसी माध्यम से अगर इस वर्तिकाग्र में पहुँचे, इसको परपरागन कहते हैं। चलिए अब यहाँ पर आगे अंतर में चलते हैं कि परागकण का उसी फूल के या उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र में पहुँचने की क्रिया स्वपरागन कहलाता है, जबकि परागकण का दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाग्र में पहुँचने की क्रिया जो परपरागन कहलाता है। स्वपरागन में जो है यानी इसमें जो होता है परागकण जो है नष्ट होने की संभावना कम होती है, क्योंकि उसी फूल में जा रहा है तो बहुत कम रहता है। और दूसरा में क्या होता है, ये उड़ के जाएगा तो वो जो है दूसरे फूल में जाकर उधर भी तो गिरता है। इस तरह से इसमें परागकण जो है नष्ट होने की संभावना अधिक होती है। लेकिन क्या होता है कि स्वपरागन में की क्रिया में उत्पन्न जो बीज होता है वो उतना स्वस्थ नहीं होता, लेकिन परपरागन में जो बीज होता है वो स्वस्थ बीज होता है, जिसको हाइब्रिड बीज कहते हैं। हाइब्रिड बीज इसी तरह परपरागन करके ही उगाया जाता है, और इस क्रिया में नई जातियों का जो है उत्पादन नहीं होता पर स्वपरागन, क्योंकि वो उसी जाति का होता है, जबकि परपरागन में एक नई जाति की बीज की उत्पत्ति होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जैविक आवर्धन से आप क्या समझते हैं दोस्तों। यानी हमारे शरीर में जो प्रदूषण जो जमा होता है हमारे शरीर के अंदर में, हम जो पेड़ पौधा को खाते हैं, बहुत सारे खाद और जो है रसायन के द्वारा जो है डाल करके जो पौधा उगाया जाता है, और उन पौधों को सब्जी के रूप में खाना के रूप में जो हम खाते हैं, वो रसायन हमारे जो है वसीय उत्तक जो वसा का उत्तक है उसमें जमा हो जाता है, धीरे धीरे वो जमा होता है। तो यही जो रासायनिक पदार्थ हमारे जो उत्तक में जमा होता है, इसी को हम लोग को जो है जैव आवर्धन कहा जाता है।
तो चलिए क्वेश्चन के में देखते आंसर में देखते हैं कि कृषि उत्पादकता को बढ़ाने तथा उसकी सुरक्षा की दृष्टि से उपयोग किए गए कीटनाशक तथा अन्य जैव और निम्नीकरणीय पदार्थ पौधों द्वारा अवशोषित किया जाता है। फिर यह आहार श्रृंखला के माध्यम से विभिन्न उपभोक्ताओं के द्वारा अंततः जो है ये मानव के शरीर में पहुंचता है, जहां मनुष्य के शरीर का वसीय ऊतक में संचित हो जाता है, यानी जमा हो जाता है, जिससे धीरे धीरे मनुष्य में इन पदार्थों का सांद्रण बढ़ते यानी अधिक पदार्थ होते जाता है और इन्हीं पदार्थों को जैव आवर्धन कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अपने विद्यालयों को प्रथानुकूलित मतलब ये वातानुकूलित बोल सकते हैं, जैसे मतलब साफ सुथरा बनाने के लिए दो सुझाव क्या कर सकते हैं आप, पेड़ पौधा लगा सकते हैं, स्कूल के आसपास की सफाई को बेहतर रख सकते हैं, गंदगी फैलने नहीं दे सकते हैं, जितने भी कूड़ा कचरा हो उसको जहाँ तहाँ नहीं फेंक करके उन्हें जो गहरा गड्ढा खोद करके उसे डाल सकते हैं, ज़्यादा जो है पॉलीथीन इधर उधर नहीं फेंक सकते हैं, है ना। इन चीज़ों से हम लोग जो है ये सुझाव कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। तो पादप में जो भोजन जो पेड़ पौधा के पत्ती के द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बने भोजन को फ्लोएम ऊतक के द्वारा जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान यानी जो जितने भी अंग हैं पेड़ पौधे के उसमें पहुंचाया जाता है। तो यहाँ फ्लोएम ऊतक में भी उस जो कई कोशिका से बने थे, तो इसमें जो चालनी नलिका होती है वो छिद्रित होती है, वो जो है भोजन को ले जाता है, और उसी में एक और होती है सह कोशिका यानी कैंपेन सेल, वो उनकी जो है भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में मदद करती है। इस तरह से फ्लोएम जो है क्या करता है, भोजन को पेड़ पौधा में एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाता है, और वो भी उसकी जो चालनी नलिका होती है वो ले जाता है, जो कि एक छिद्रित नली होती है, और उन्हीं छिद्रित नली के द्वारा जो है पेड़ पौधा में बना हुआ कार्बोहाइड्रेट जो है वो सुक्रोज के रूप में, दोस्तों यहाँ पर हम कहीं पर लिखे हैं सुक्रोज, है ना, पौधे में खाद्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम ऊतक में उपस्थित जो है जीवित कोशिका चालनी नलिका के द्वारा होता है, जो एक छिद्रित दीवार वाली नलिका होती है, जिसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन सदैव सुक्रोज के रूप में होता है ना। अब जब भूमिगत तना और अंकुरन जो होता है वो भी जो बीजों में जो इन परिवहन की दिशा को नीचे से ऊपर की ओर, जबकि अन्न में ऊपर से नीचे की ओर होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर पाचन क्रिया को दर्शाएं। तो दोस्तों यहाँ पर हम फोटो में चलते हैं, तो वहीं से हम समझाते हैं आपको। देखिए दोस्तों, ये जो है हमारा जो है पाचन क्रिया डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो यहाँ पे जैसे हम भोजन को मुंह में लेते हैं और चबाते हैं, चबाने के दौरान क्या आता है, मुंह में जो 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है, ये तीनों जोड़ी लार ग्रंथि से लार निकल कर चबाने के दौरान लार निकल कर के भोजन में मिल जाता है, जिससे भोजन को चिपचिपा और जो क्या होता है पूरा जो ये मतलब कि चिकना बना देता है। और साथ में उस लार में जो है कुछ एंजाइम जैसे टाइलिन नामक मुख्यतः एंजाइम होता है, और भी एंजाइम होता है, लेकिन मुख्यतः उसमें टाइलिन एंजाइम जो है क्या करता है, भोजन के है ना स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। और उसके बाद जो क्या होता है, अब ये लार से सना हुआ भोजन जो धीरे धीरे जो फिर जो है गरसनी फिर ग्रास नली में आके पहुंचता है, यानी फूड पाइप जिसको ओसोफेगस बोलते हैं। अब ओसोफेगस में पहुंचता है, ओसोफेगस के माध्यम से आमाशय में जा कर के पहुंचता है। अब जैसे यहाँ आमाशय में पहुंचता है, तो आमाशय के इस वाले दीवार में जो है होता है गैस्ट्रिक जो है ग्लैंड, जिसको हम लोग बोलते हैं जठर ग्रंथि, ये जठर ग्रंथि। और इस जठर ग्रंथि से 3 तरह का पदार्थ निकलता है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और एक म्यूकस होता है, और एक जो है इसमें जो है निष्क्रिय पेप्सोनोजेन ये एंजाइम है जो निष्क्रिय होता है ना। अब ये निष्क्रिय पेप्सोनोजेन निकलता है। अब तीनों का काम देखिए क्या होता है, ये जो HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको बोलते हैं, ये भोजन के साथ आए हुए कीटाणु को ये मार देता है। साथ में क्या करता है, वो जो निष्क्रिय पेप्सिनोजेन है उसको सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है।
उसके बाद ये पेप्सिन जो है फिर भोजन के प्रोटीन के साथ अभिक्रिया करके पेप्टोन में बदल जाता है। और यहाँ पर जो है अमाशय में भोजन जो लगभग जो है 2.5 से 3 घंटा तक जो अमाशय में भोजन रहता है, जिसकी वजह से हमें भूख नहीं लगती। जब ये अमाशय में भोजन जब पच करके यहाँ से आगे निकल जाता है तब हमें भूख का एहसास होता है। तो ये चली जाती है छोटी आंत में। छोटी आंत का जो पहला जो भाग होता है, पतला वाला जो नाड़ा होता है, उसको छोटी आंत बोलते हैं। छोटी आंत का जो पहला जो मुड़ा होता है, भाग होता है सी आकार का, उसको गढ़नी कहते हैं, जो उस भोजन को ग्रहण करता है। अब यहाँ पर इसी गढ़नी में एक नली आकर के खुलती है, और वो जो एक नली होती है वो 2 नली से मिलकर बनती है। क्या 2 नली से मिलकर बनती है? तो एक होती है आपका ये पित्त से एक नली आती है और एक अग्नाशय से नली आती है, और दोनों मिल करके एक नली बन जाती है जो आकर के गढ़नी में खुलती है ना। ये जो गढ़नी में खुलती है तो यहाँ से जो पित्त निकलता है, पित्त वो क्षारीय द्रव होता है जो भोजन की अम्लीयता को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। दोस्तों, जब भी अगर पेट खराब होता है तो कहा जाता है कि लीवर खराब हो गया। लीवर खराब होने से यहाँ तात्पर्य होता है कि हमारा जो लीवर है, यकृत है यानी कलेजी है, वो उतना पित्त नहीं निकाल पा रहा जितना पित्त जो हमारे भोजन की अम्ल को नष्ट करने के लिए आवश्यकता होती है। और अम्ल नष्ट नहीं होने की वजह से हमारे जो है अग्नाशय से निकले हुए एंजाइम और छोटी आंत यानी छोटी आंत जो है जो निकला हुआ एंजाइम वो पूरी तरह से खाना को नहीं पचा पाता है। इसीलिए दोस्तों, कितना भी अगर हमारे शरीर से एंजाइम निकले, लेकिन अगर पित्त अगर कम निकलता है और भोजन की अम्लता को अगर नष्ट नहीं कर पाएगा तो वो सारा एंजाइम जो है उसको पचाने में असमर्थ हो जाएगा। इसीलिए हमारे लीवर का से पित्त का जो पर्याप्त मात्रा में निकलना अति आवश्यक है। तो ये पित्त निकल करके भोजन की अम्लता को नष्ट कर देता है। उसके बाद अग्नाशय से निकले हुए 4 तरह का एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन, एमाइलेस, लैपेस, न्यूक्लियस। ये फिर भोजन के अणुओं के साथ क्रिया करता है। उसके बाद फिर जो छोटी आंत के जो दीवार से आंत रस निकलता है जिसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं। फिर वो एंजाइम जो उन भोजन को जो एक करके तोड़ करके उसके जटिल अणु को सरल अणु में बदल देता है, और वो सारा जो है वो फिर पतला जो है ना, पतला जो है वो विलियन के रूप में बन जाता है। और ये विलियन जो है इस जगह जो है आपका क्या होता है, विलाई होता है। और इसी विलाई के पास जो वहाँ रक्त केशिका का विलाई उंगली की जैसे रचना होती है और रक्त केशिका जो उपस्थित होता है, उस विलाई में उपस्थित रक्त केशिका के द्वारा जो है वो अवशोषित कर लिया जाता है उन जो विलियन को, और वो अवशोषण के द्वारा फिर जो है रक्त में मिल जाता है, और रक्त फिर परिसंचरण के द्वारा फिर शरीर के सभी कोशिका तक पहुंच जाता है। अब बाकी जो अनपचा भोजन है, अनडाइजेस्टेड यानी जो अपशिष्ट मटेरियल है, वो जो है आपका इस जगह से ये देखिए छोटी आंत आ करके यहाँ पर मिला, ये बड़ी आंत में ये मोटा वाला जो नाड़ा होता है वो बड़ी आंत में पहुँचता है, और बड़ी आंत के जो ये कॉलन होते हुए इस तरह से आ करके ये रेक्टम यहाँ पर होता है, रेक्टम में आकर के जमा हो जाता है, जो समय समय पर यानी जो लेटरिंग होता है वो समय समय पर बाहर निकलता है। इस तरह से दोस्तों मैंने आपको जो है भोजन के पाचन की क्रिया और इनकी जो रचना को भी समझा दिया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। अगर आपको समझने में कोई परेशानी हुई हो तो आप इसको 1-2 बार बेहतर ढंग से देख लें, तो आपको जो है जीवन भर जो है याद रह जाएगा। फिगर के साथ अगर आप बेहतर ढंग से अगर याद करते हैं तो आपको की याद जो है हमेशा हमेशा के लिए रह जाएगी, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा है फिगर को आप समझ जाएं तो आपको याद हो जाएगा और आप बेहतर ढंग से लिख पाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप जो है समझ गए होंगे और आप इनको जो है बेहतर ढंग से लिखने का प्रयास करें, और परीक्षा में आप इसको अगर आ जाए तो आप पूरी तरह से और अच्छे ढंग से इस क्वेश्चन को लिख सकें। तो थैंक यू दोस्तों, आपका जो है दिन शुभ हो और आपका परीक्षा जो बहुत ही बेहतर हो, उत्तम है ना, उच्चतम जो है कोटि का आपका एग्ज़ाम जाए और आपका मार्क्स जो है इतनी अच्छा आए ताकि आपको हर हमेशा आगे के जीवन में आपके लिए वो बेहतर काम आ सके। थैंक यू दोस्तों।